नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद टीएन लोधा। साथियों, रीटी 2021 हेतु मनोविज्ञान का गोल्डन पेपर नंबर 23 लेकर आया हूं। पूरे ही 30 क्वेश्चन। इसके पहले मैंने हिंदी का एक वीडियो अपलोड कर दिया है सुबह 6:30 बजे के लगभग, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 1 में अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संज्ञान, स्मृति व मूल्यांकन के आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि को 5 मानसिक क्षमताओं में बांटा है। तो संक्रिया के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और परिणाम के आधार पर। देखिएगा, नाम सुना ही होगा अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संज्ञान, स्मृति व मूल्यांकन का। तो ये जो चीज़ें हैं ये गिलफोर्ड के जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है उसके अंतर्गत किस में आती है साथियों? ये आती है आपके जो अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ये संक्रिया के अंतर्गत आता है साथियों। किसके अंतर्गत? संक्रिया के अंतर्गत। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। विषय वस्तु के अंतर्गत आती है आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक, इस प्रकार से। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं साथियों। तो देखो, प्रश्न संख्या 2 है, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण के द्वारा निम्न में से किसका मापन नहीं होता है? तार्किकता, मौलिकता, नवीनता और धारा प्रवाहिता। देखिए, टोरेंस ने जो सृजनात्मकता का परीक्षण दिया है उसके द्वारा आप सृजनात्मकता के अंतर्गत मौलिकता आ जाता है, नवीनता आ जाता है और धारा प्रवाहिता आ जाता है, लेकिन तार्किकता नहीं आता है। तार्किकता का संबंध बुद्धि से होता है साथियों, अतः टोरेंस का जो सृजनात्मक परीक्षण है इसके द्वारा आप तार्किकता का मापन नहीं कर सकते हो। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। तो देखते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है आपसे। तीसरे क्वेश्चन में क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादियों का सिद्धांत है, संरचनावादियों का सिद्धांत है, मनोविश्लेषकों का सिद्धांत है और गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। देखिएगा, क्षेत्र सिद्धांत वैसे कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कर्ट लेविन का। तो क्षेत्रवाद तो खुद एक अलग संप्रदाय है साथियों, लेकिन कर्ट लेविन पहले गेस्टाल्टवादियों में ही थे और गेस्टाल्टवादियों में कुछ ना कुछ उनके बीच मतभेद हुआ होगा, जिससे वो कहाँ पर गए, उन्होंने अलग सिद्धांत बना दिया, क्षेत्रवाद का सिद्धांत। तो साथियों, इसका संबंध गेस्टाल्टवादियों से है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। आत्मसिद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनुष्य की बुद्धि से, मानव के शारीरिक मानसिक विकास से, मानव की सांस्कृतिक आवश्यकता से और मानव की आवश्यकता से। देखिएगा, आत्मसिद्धि का सिद्धांत जो मैस्लो के द्वारा दिया गया था साथियों, आवश्यकता का सिद्धांत, वही आत्मसिद्धि के नाम से जाना जाता है। इसको मानव की आवश्यकता से संबंधित करके देखा जाता है, जिसको मैस्लो के द्वारा 5 भागों में वर्गीकृत किया था मानव की आवश्यकताओं को, जिसमें सबसे ऊपर कौन सी थी? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपके प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। निम्न में से किस कथन से आप सहमत है? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में आकलन नहीं कर लिया जाता है। अधिगम केवल तभी होता है जब व्यवहार से स्पष्ट हो और अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो अधिगम से संबंधित जो कथन है जिससे आप सहमत हैं उसका आपको चुनाव करना है प्रश्न नंबर 5 में। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है देख लेना अच्छी तरह से। प्रश्न संख्या 5 में अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। देखो, पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नहीं, आंतरिक उद्दीपन भी होता है। तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक अंकों के रूप में आकलन नहीं करें। तो अंकों के रूप में अगर आकलन नहीं होगा तो क्या अधिगम नहीं होगा? होगा साथियों। अधिगम केवल तभी होता है जब व्यवहार से सुस्पष्ट हो। जरूरी नहीं कि व्यवहार में बाहर से दिखाई दे वो। ठीक है, इसलिए ये तीनों ही कथन गलत है। ओनली चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो साथियों, आपके प्रश्न संख्या 6 है, ये देखिएगा। इनमें से कौन से विकल्प में डेविड आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या समाधान निहित होता है? देखकर सीखना, समझकर सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम और खोजपूर्ण अधिगम। जो डेविड आशुबेल का नाम सभी ने सुन रखा होगा। डेविड आशुबेल का जो नाम है साथियों वो किसके अंतर्गत चलता है? इन्होंने बताया है कि बालक अर्थपूर्ण जो अधिगम करता है वो साथियों, मतलब जो बालक अर्थपूर्ण अधिगम क्या करता है, जो बालक सीखता है तो वो खोजपूर्ण अधिगम के द्वारा होता है। खोजपूर्ण सीखना इसमें सही है साथियों, चौथा विकल्प। क्योंकि
कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, डेविड आसुबेल से संबंधित ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें डेविड आसुबेल विकल्प में नहीं था, उसमें ब्रूनर विकल्प में था साथियों। तो मैंने उसमें शायद डिस्कवरी लर्निंग ऐसे कुछ था वो क्वेश्चन, खोजपूर्ण अधिगम। तो साथियों खोजपूर्ण अधिगम पर ही आसुबेल ने भी बल दिया है और ब्रूनर ने भी बल दिया है, दोनों ही सही है उसमें। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। आपके 7वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्तित्व की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। अवलोकन विधि है, निरीक्षण विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है या साक्षात्कार विधि है। तो देखो, जब हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं तो व्यक्तित्व की जो पूर्ण सूचनाएं हैं, ठीक है, संपूर्ण सूचनाएं हम किस विधि के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं? व्यक्ति इतिहास विधि। जैसे उसके रिश्तेदार है, पास पड़ोस के हैं, मित्र हैं, जो भी चीज़ें हैं साथ सभी से जानकारी एकत्रित करके उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तित्व के व्यवहार का। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है, जिसको केस स्टडी विधि के नाम से भी जानते हैं, केस स्टडी, ठीक है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं साथियों। तो 8वें क्वेश्चन पे ये देखिएगा, बुद्धि के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की क्षमता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि आनुवंशिकी विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण व तर्क शामिल होते हैं। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुद्धि के बारे में सही बताना है आपको। देखो, बुद्धि के बारे में इनमें से जो सही कथन है वो है आपके विकल्प नंबर 1, बुद्धि बहुआयामी है, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि के अनेक आयाम होते हैं, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। अलग अलग कई योग्यताएं, आप सभी को बुद्धि परीक्षणों के द्वारा नहीं माप सकते हो, ठीक है। विकल्प नंबर इसलिए 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। यहाँ सबसे सटीक विकल्प ढूंढना था, विकल्प तो चारों ही सही है, लेकिन सबसे सटीक ढूंढना था। विकल्प 1 सही है साथियों 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट 9वें प्रश्न को देखेंगे। तो आपके 9वां क्वेश्चन ये देखिएगा, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, और सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। तो साथियों, एक होती है आगमनात्मक तर्कना और एक होती है निगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखते हैं, जबकि निगमनात्मक तर्कना में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर सीखते हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा 10वें क्वेश्चन को, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। साथियों, आर.एम. गेने मतलब रॉबर्ट एम गेने ने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं उसमें संकेत अधिगम बताया है, प्रत्यय अधिगम बताया है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम बताया है, लेकिन इन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम जैसा कोई प्रकार नहीं बताया है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 10 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। अधिगम में असुविधा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अधिगम में अशक्तता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अधिगम में कठिनाई का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, या अधिगम में समस्या का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 11 में सही आंसर दीजिएगा कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। देख लेते हैं राइट आंसर। साथियों, बच्चे के द्वारा जो गलतियां की जा रही है, कॉपी में लिखने की विपरीत छवियां बना रहा है, जैसे अनार वाला इस प्रकार से लिख रहा है वो, तो ये जो गलतियां हैं वो कहलाती है अधिगम में अशक्तता, लर्निंग डिसएबिलिटीज़ कहते हैं इनको। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, तार्किक चिंतन के द्वारा करते हैं, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच के द्वारा करते हैं, या नैतिक निर्णय द्वारा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है साथियों? सोच लिया होगा सभी ने आंसर, कौन सा रहेगा आपके? संवेदी गत्यात्मक अवस्था की बात की जा रही है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में संवेदी गत्यात्मक अवस्था की उम्र 0 से 2 वर्ष बताई है।
तो इस अवस्था में बालक संवेगों और गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, मतलब अपने वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं संवेगों के माध्यम से और गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा। तो विकल्प नंबर 2 सही है 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, जो सिद्धांत बाल विकास का नहीं है, परिपक्वता एवं अनुभव के कारण बाल विकास प्रभावित होता है, सभी विकास और अधिगम एक समान दर से विकास करते हैं, सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं और विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों देखो, बाल विकास के सिद्धांत में सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी विकास और अधिगम एक समान दर से विकास करते हैं, ये गलत कथन है, क्योंकि एक समान दर से किसी का शारीरिक विकास और मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, क्या सभी एक जैसे ही बढ़ेंगे? नहीं, सभी की दर अलग अलग होती है। सभी विकास एक क्रम को जरूर बनाते हैं, परिपक्वता और अनुभव के कारण बाल विकास बिल्कुल प्रभावित होता है। तो ये तीनों कथन तो सही है, पहला, तीसरा और चौथा, लेकिन दूसरा कथन बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दूसरा विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में कौन सा कौशल शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? सामाजिक आयाम, भौतिक आयाम, मानसिक आयाम और शारीरिक एवं संवेगात्मक आयाम। तो व्यक्तित्व के जो विभिन्न आयाम है साथियों, उसके अंतर्गत सामाजिक आयाम आता है, मानसिक आयाम आता है, शारीरिक एवं संवेगात्मक आयाम आता है, लेकिन व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में भौतिक आयाम नहीं आता है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, समझाऊंगा अभी, वीडियो भी स्पीड अच्छी रहेगी और 30 क्वेश्चन या मानो 25 मिनट में पूरे हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और धार्मिक व्यक्तित्व। तो वह लोग जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त कर लेते हैं, उनको हम ज्ञानात्मक नहीं कहते, कलात्मक नहीं कहते, धार्मिक नहीं कहते, बल्कि उनको कहते हैं हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व। मतलब उनके अंदर जो विचार होते हैं वो अभिव्यक्त कर लेते हैं दूसरों के सामने, वो हर बात बोल देते हैं। ठीक है, बहिर्मुखी, शर्माना वगैरह ये चीज़ें उनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो थर्ड विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। तो साथियों 16वां क्वेश्चन आपके है, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास बहुउद्देश्य होता है, विकास संशोधन युक्त नहीं है और मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो 16वें क्वेश्चन में सही आंसर बताइएगा। विकास के संदर्भ में जो आपको लग रहा है कि यार ये कथन एक असत्य कथन है, तो उसका चयन आपको करना है साथियों 16वें क्वेश्चन में। देखिए, देख लेते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। बहुउद्देश्य होता है, बिल्कुल सही है। मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, लेकिन ये संशोधन युक्त नहीं होता है साथियों, ये गलत है, क्योंकि संशोधन युक्त होता है विकास। तो विकास के बारे में आप भविष्यवाणी भी कर सकते हो। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखेंगे आपके 17वें क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न नंबर 17 में। निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन बहुमुखी होता है, मूल्यांकन के अंतर्गत मापन आता है, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और मूल्यांकन एकांगी है। तो साथियों मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है उसका चयन आपको करना है। देखिएगा, मूल्यांकन बहुमुखी भी होता है, मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन आता है। मतलब मापन किसका भाग है? मूल्यांकन का ही एक भाग होता है साथियों। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि मापन का क्षेत्र छोटा होता है, संकुचित। लेकिन मूल्यांकन एकांगी है, ये कथन एक गलत कथन है मूल्यांकन के बारे में। इसलिए आपके 17वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को देखेंगे। एक छात्र पटवारी की परीक्षा देता है और असफल रहता है। असफल होने पर वह सबसे कहता है कि मैं पटवारी बनना ही नहीं चाहता था। तो ये उदाहरण है प्रक्षेपण का, तादात्म्यकरण का, युक्तिकरण का, अस्वीकरण का। देखिएगा, छात्र के द्वारा पटवारी की परीक्षा दी गई, लेकिन असफल हुआ, नंबर उसका नहीं आया। तो फिर छात्र क्या कह रहा है कि मैं तो पटवारी बनना ही नहीं चाहता था, तो फिर परीक्षा क्यों दी थी? मेन चीज़ तो ये हो जाती है। तो साथियों इस प्रकार बालक समायोजन की जिस युक्ति का प्रयोग कर रहा है उस युक्ति को हम जानते हैं युक्तिकरण के नाम से। अपनी असफलता को ढकने के लिए, मतलब असफलता के पीछे तर्क दिए जाते हैं, कारण दिए जाते हैं कि भाई इस कारण से असफल हुआ हूँ, तो यहाँ पर युक्तिकरण का प्रयोग हुआ है। थर्ड विकल्प आपके सही है। प्रक्षेपण में दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है, तादात्म्यकरण में उसके जैसे बनने का प्रयास किया जाता है, अस्वीकरण में नकारा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अपना बहुत ही नज़दीक का कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है,
डॉक्टर कहते हैं कि यार अब दुनिया में ये नहीं रहे, तो फिर हम उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करते, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो होता है अस्वीकरण। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पर थर्ड सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां क्वेश्चन देख लेंगे। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? परनिर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति और दोहराने की प्रवृत्ति। तो साथियों, छोटा सा शिशु है, शिशु छोटा सा ही होता है, बड़ा तो होता नहीं है। खैर, खिलौनों और उसके अन्य भाग जो है उनको वो इधर उधर फेंक रहा है, उसके भागों को अलग अलग कर रहा है, तो ये कोई परम निर्भरता नहीं कहलाएगी, ना ही स्वप्रेम की भावना। दोहराने की प्रवृत्ति भी नहीं, हम इसको कहेंगे जिज्ञासा की प्रवृत्ति। उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, वो जानना चाहता है कि यार इसके अंदर है क्या। कोई गाड़ी चलती है, वो सोचता है कि यार ये चलती कैसे है, ये इसके अंदर आखिर क्या है। तो इस प्रकार जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। थर्ड विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे साथियों। तो आपके 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञ अवस्था, फिर क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। तो जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाओं को उल्लेख किया है। एक तो आपके प्रतिबिंबात्मक अवस्था बताई है, क्रियात्मक अवस्था बताई है, संकेतात्मक अवस्था बताई है, लेकिन अंतःप्रज्ञ अवस्था इन्होंने नहीं बताई है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही हो जाता है प्रश्न नंबर 20 में, जो कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं मित्रों। तो ये देखिएगा 21वें क्वेश्चन को, ये है आपके प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? आत्म अभिप्रेरणा, संबंधों को संचालित करना, उद्यमी सामर्थ्यता और परानुभूति। 3 चीज़ें हैं जिनका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से नहीं है साथियों। तो उस तत्व को ही आपको देखना है जो कि संवेगात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता है। प्रश्न संख्या 21 में राइट आंसर बताना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आत्म अभिप्रेरणा आ जाती है। संबंधों को संचालित करना संवेगात्मक बुद्धि का ही एक भाग होता है। परानुभूति भी संवेगात्मक बुद्धि का ही एक भाग है, लेकिन साथियों उद्यमी सामर्थ्यता ये संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न नंबर 22 को। तो 22वां क्वेश्चन ये रहा। कौन से प्रकार के व्यवहार में हुए परिवर्तन को हम अधिगम में सम्मिलित करेंगे? थकान के फलस्वरूप हुआ व्यवहार में परिवर्तन, दवाई या कोई औषधि लेने के परिणाम स्वरूप व्यवहार में हुआ परिवर्तन, बीमारी के कारण हुआ व्यवहार में परिवर्तन, और अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ व्यवहार में परिवर्तन। 4 विकल्प है। 3 परिवर्तन ऐसे हैं जो कि अधिगम का उदाहरण नहीं है, एक परिवर्तन ऐसा है जो कि अधिगम का उदाहरण है। तो साथियों उसका ही आपको चयन करना है प्रश्न नंबर 22 में। देखिएगा, थकान के फलस्वरूप यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो थकने के बाद वापस थोड़ी देर बाद हम थकान दूर हो जाती है तो फिर चेंजेज हो जाता है, तो ये अस्थायी हुआ, ये आपका आंसर नहीं है। दवाई या औषधि लेने के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, जैसे सपोज कीजिए आपको बुखार आ रहा है, बुखार की टेबलेट ले लिया आपने, टेबलेट लेते ही आप सही हो गए, लेकिन वापस बुखार आ सकती है आपको, तो ये दवाई और औषधि के कारण जो परिवर्तन होता है। कोई नशा कर लेता है, वो कुछ बोलता रहता है, जाने क्या क्या करता रहता है, नशा उतरते ही वो सामान्य हो जाता है, तो ये कोई परिवर्तन में जो होते हैं वो अधिगम में नहीं आते हैं। बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये भी अधिगम में नहीं आएगा साथियों, बल्कि अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पर अधिगम में आ जाता है। तो चौथा विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संबंधित नहीं है निःशक्त बच्चों से, बच्चों की नियमित उपस्थिति से, 6 से 18 वर्ष के बच्चों से और विद्यालय सुधार से। RT 2009 का संबंध किससे नहीं है साथियों? निःशक्त बच्चों को ये शिक्षा पर बल देता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर बल देता है, विद्यालय सुधार पर बल देता है, लेकिन 6 से 14 वर्ष है, न कि 6 से 18 वर्ष। 6 से 18 वर्ष तो ये जो विकलांग बालक है, निःशक्त विकलांग जो बालक है मतलब उनको छूट दी जाती है 4 वर्ष की, लेकिन तो देखो RT 2009 में 6 से 18 वर्ष नहीं है बल्कि 6 से 14 वर्ष है साथियों। तो आपके विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वें क्वेश्चन को देखेंगे। क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लाराना कहते हैं UCS, CS, UCR और CR। देखिए क्लासिकल अनुबंधन मतलब होता है प्राचीन अनुबंधन, पावलोव के द्वारा जो दिया गया था। तो भोजन के प्रति लाराना ये एक स्वाभाविक क्रिया होती है, क्योंकि भोजन से लाराना नॉर्मली चीज़ें मिठाई देखकर लाराना। साथियों इसको हम CS, देखो CS तो
कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाएगा। ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस मतलब अनुबंधित उद्दीपक। यहाँ पर लार का आना क्या है, अनुक्रिया है, तो ए शेष को तो हम हटा देते हैं। यूसीआर या सीआर कहलाएगा। यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स और सीआर का मतलब होता है कंडीशनल रेस्पॉन्स। कंडीशनल रेस्पॉन्स का मतलब है अनुबंधित अनुक्रिया, तो भोजन से लार आना अनुबंधित अनुक्रिया नहीं होती है, बल्कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स अनुबंधित अनुक्रिया होती है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है और यह परिपक्वता तक चलता है। देखिएगा, विकास के संबंध में कथनों की बात की जा रही है, तो साथियों सतत प्रक्रिया है, परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम भी होता है, लेकिन परिपक्वता तक चलता है, ये गलत कथन हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है ये भी गलत कथन है, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है भाई साहब। विकास गर्भावस्था से आरंभ होता है, जबकि वृद्धि जन्म से आरंभ होती है साथियों। ऐसा 101% सही है, याद रखना इस चीज़ को। आप सोचते हो कि वृद्धि गर्भावस्था से और विकास जन्म से आरंभ होता है, तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि साथियों गर्भावस्था से ही विकास को आरंभ माना जाता है, न कि वृद्धि को गर्भावस्था से। तो साथियों ये तो बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये परिपक्वता तक चलता है, परिपक्वता तक नहीं चलता है, गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है विकास। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है ये एक गलत कथन है प्रश्न संख्या 25 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों आपके। एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है, समर्थी योग्य एवं परिश्रमी है, कोई उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ है, या स्वयं एवं दूसरों पर विश्वास करते हैं। देखिएगा, स्वयं पर विश्वास करना, दूसरों पर विश्वास करना, समर्थी योग्य एवं परिश्रमी, ये तीनों तो ये जो दूसरा और जो चौथा विकल्प है ये दोनों तो पॉजिटिव विकल्प है साथियों, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब सकारात्मक। लेकिन पहला और तीसरा इनमें से एक आंसर रहेगा। तो एरिक्सन का मानना था कि यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो आप कभी भी समायोजन नहीं कर सकते अपने व्यक्तित्व का। विकल्प 1 सही है 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे साथियों। तो 27वां क्वेश्चन, परिमेयीकरण का अर्थ है असफलता के वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण बताना, स्वप्न में विचरण करना, किसी कमजोरी को अन्य माध्यम से पूरा करना और अपनी अतृप्त इच्छाओं को अचेतन मन में धकेल देना। देखिएगा, परिमेयीकरण का अर्थ पूछा गया है, तो अपनी अतृप्त इच्छाओं को जब हम अचेतन मन में धकेल देते हैं तो उसको तो हम कहते हैं दमन। क्या कहते हैं? दमन। जैसे मान लीजिए हमारी इच्छा थी कि यार मैं वो मोबाइल खरीदूं, मोबाइल नहीं खरीद सके तो उसको हमने दबा दिया, तो अतृप्त इच्छा है उसको हमने अचेतन मन में धकेला, वो क्या कहलाएगा? दमन। किसी कमजोरी को अन्य माध्यम से पूरा करना, वो कहलाएगा साथियों क्षतिपूर्ति। जैसे विकलांग बालक द्वारा वो जो उदाहरण था, कक्षा में प्रथम स्थान लाकर अपनी विकलांगता को वो एक तरफ रख देता है। तो तीसरा चौथा तो आंसर नहीं है। स्वप्न में विचरण करना ये होता है डे ड्रीमिंग, जिसको फैंटेसी के नाम से भी या कल्पनांतरण भी आप कह सकते हो। लेकिन असफलता के वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण बताना, तो ये कहलाता है परिमेयीकरण। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 27 में। नेक्स्ट डे प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां क्वेश्चन ये देखिएगा, वह प्रणाली जिसमें शिक्षक द्वारा विद्यालय की समस्याओं को दूर करने का मार्ग तलाशा जाता है एवं यह विद्यालय स्तर पर ही होता है कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, समस्यात्मक अनुसंधान और इनमें से सभी। देखो, जिस प्रणाली में शिक्षक के द्वारा विद्यालय की समस्याओं को दूर करने का मार्ग तलाशा जाता है कि भाई विद्यालय में जो समस्याएं हैं उनको दूर किस प्रकार से किया जाए, और विद्यालय स्तर पर ही जो हो तो हम उसको क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जानते हैं साथियों। क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय स्तर की समस्याओं का ही समाधान किया जाता है। ओनली विकल्प नंबर 1 सही है 28वें क्वेश्चन में। तो आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 29 है, जब सीखने वाला संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लेता है तो इस स्थिति को गेस्टाल्टवादियों द्वारा क्या नाम दिया गया है? क्षेत्रवाद, संज्ञानात्मक संरचना, आहा अनुभव और इनमें से सभी। देखिएगा, सीखने वाला संपूर्ण प्रक्रिया को समझ रहा है तो गेस्टाल्टवादियों ने उसको जो नाम दिया है मित्रों वो है आहा अनुभव। क्या कहा है इन्होंने? आहा अनुभव। जब हम संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है आपसे 30वें प्रश्न में। तो ये रहा आपके प्रश्न संख्या 30।
मानव जीवन का सबसे आरामदायक व खुशी का काल है 0 से 2 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 14 वर्ष से अधिक और 9 से 14 वर्ष। देखिए कमेंट करके जाइए जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और जिस भी प्रश्न पे डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हिंदी के टेस्ट में जो आपने कमेंट किया था प्रश्न संख्या 7 के लिए जो सुबह डाला था, तो उसमें शायद मैंने तो व्यावहारिकता बताया था, और उसमें आपका कमेंट था कि सर इसमें क्या व्यापकता रहेगा। ठीक है, तो उसका बिल्कुल शाम को मैं लाइव आकर बिल्कुल क्लियर करूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर मानव जीवन का सबसे आरामदायक व जो खुशी का काल है वो होता है 0 से 2 वर्ष। नो टेंशन, बिल्कुल रिलैक्स, कुछ मतलब नहीं, रोना आया तो रो लिए, हंसना आया तो हंस लिए, दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है साथियों, विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो ये था आज का टेस्ट, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।